Hello everyone, welcome again at this channel Start English, that is meant for learning English. I would like to thank all of you for sharing, subscribing and promoting this channel, and I hope you will continue your support to this channel as we have started a very important topic, tense, and we discussed present indefinite tense in previous lecture. Today we shall discuss present continuous tense. First of all, look at these two sentences and find out difference in the meaning of these two sentences. I am teaching in a college and I teach in a college. और यही फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए हुए इंटरव्यू के अंदर. जैसे ही मैंने इंटरव्यू रूम में एंटर किया तो उनका पहला क्वेश्चन था, सर व्हाट आर यू डूइंग, और मेरा रिप्लाई था आई एम टीचिंग इन अ कॉलेज. और उनका काउंटर क्वेश्चन था, सर यू से कि आई एम टीचिंग इन ए कॉलेज एंड इफ यू से आई टीच इन ए कॉलेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस. इस अंतर को समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम टाइम लाइन के ऊपर शो करते हैं. बीच की जो लाइन है वो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग को शो करती है. मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पहले का टाइम पास्ट टाइम, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद का टाइम फ्यूचर टाइम. मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से जस्ट जुड़ा हुआ पास्ट और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से जुड़ा हुआ जस्ट फ्यूचर, इसको हम प्रेजेंट नाम से जानते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी एक्टिविटी है वो पास्ट में स्टार्ट होती है, इनकम्प्लीट और कंटिन्यू रहती है फ्यूचर तक. इस तरह से ये एक्टिविटी टेम्परेरी और इनकम्प्लीट रहती है. जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टाइम लाइन में भी बीच की लाइन मोमेंट ऑफ स्पीकिंग को शो करती है. इससे जस्ट पहले पास्ट और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद आने वाला टाइम फ्यूचर. मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से जस्ट पहले का पास्ट और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के जस्ट बाद का फ्यूचर, इसको थोड़ा मिला के हम प्रेजेंट का नाम देते हैं. इसमें भी एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट होती है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक्टिविटी को दोहराया जाता है और हमें ये पता नहीं होता ये एक्टिविटी कब शुरू हुई और हमें ये भी नहीं मालूम कि एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी. दोनों एक्टिविटीज पास्ट में स्टार्ट है, दोनों एक्टिविटीज फ्यूचर तक चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों एक्टिविटीज के नेचर में डिफरेंस रहता है. कंटिन्यूअस में जो एक्टिविटीज हैं वो टेम्परेरी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, वो कंप्लीट नहीं होती. जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो एक्टिविटी हैं वो परमानेंट टाइप की होती हैं. रेगुलर इंटरवल के बाद उनको बार बार रिपीट किया जाता है कि वो एक बार कंप्लीट होती हैं और एक टाइम पीरियड के बाद उनको दोबारा से रिवाइज किया जाता है. तो इसलिए इनडेफिनिट की एक्टिविटीज परमानेंट टाइप की होती हैं, रेगुलरली रिपीटेड होती हैं, जबकि कंटिन्यूअस की एक्टिविटीज टेम्परेरी एंड इनकम्प्लीट होती हैं. अब हम देखते हैं इन दो सेंटेंसेस में डिफरेंस. आई एम टीचिंग इन ए कॉलेज ये शो कर रहा है कि आप टेम्परेरी तौर पे एक कॉलेज में टीच कर रहे हैं. यदि आप कहते हैं आई टीच इन ए कॉलेज, ये आपकी परमानेंट टाइप की एक्टिविटी है जो आपकी हैबिट बन चुकी है. इस तरह से हम टेम्परेरी हैबिट्स को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और हम परमानेंट टाइप की हैबिट्स को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टेम्परेरी एंड इनकम्प्लीट एक्टिविटीज दो तरह से कंटिन्यू हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यू एट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ. सेकेंड वन, नोट कंटिन्यू एट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ नॉवल इन दीज डेज. आई एम रीडिंग अ नॉवल इन दीज डेज, ये टेम्परेरी और इनकम्प्लीट एक्टिविटी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के टाइम कंटिन्यू नहीं थी, लेकिन मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के आसपास ये कंटिन्यू थी. तो दोनों तरह की एक्टिविटी, चाहे वो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के टाइम कंटिन्यू है, चाहे वो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के आसपास कंटिन्यू है,
ऐसे टेम्परेरी और इनकम्प्लीट एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इंग्लिश में सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इंग्लिश के किसी भी टेंस में हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यदि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का सिंपल सेंटेंस में यूज होगा तो उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बचा हुआ वाक्य लिख देते हैं। इसी तरीके से यदि हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम सब्जेक्ट, उसके बाद में अनिवार्य रूप से उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इत्यादि का यूज करते हैं। यदि हम किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी होती है और वो हेल्पिंग वर्ब कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इत्यादि लगाते हुए लास्ट में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं। और लास्ट, यदि हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना चाहते हैं तो उस टाइम हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की यूज करेंगे, उसके बाद हम कर्ता, तीसरे नंबर पे नोट और उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिख के और लास्ट में हम इंटेरोगेटिव साइन का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, आर एंड एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम हमेशा इस टेंस के अंदर आईएनजी का यूज करते हैं। कहाँ पे इज का यूज करेंगे, कहाँ पे आर का यूज करेंगे और कहाँ एम का यूज करेंगे। हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे और हम आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब के यूज से इंग्लिश के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस हम बना रहे हैं कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वह अब फुटबॉल खेल रहा है। हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का आना प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। और इस तरह का वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि इसका सब्जेक्ट था ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसके लिए हमने इसके साथ में इज का यूज किया। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें आईएनजी लगा के प्लेइंग फुटबॉल ऑब्जेक्ट एंड नाउ। इसी तरीके से इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नोट का यूज करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए सेंटेंस को लिख देंगे, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ। इसी तरीके से हम यदि उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका कर्ता हमारे पास था ही और ही के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी थी इज, तो हमने ही से पहले इज को लिखा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इज ही प्लेइंग फुटबॉल नाउ, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। हमारे सेंटेंस में इंटेरोगेशन और नेगेशन यानी प्रश्न और नोट दोनों हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमने इज का यूज किया, उसके बाद हमने नोट तीसरे नंबर पे लगाते हुए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के प्लेइंग फुटबॉल नाउ, इज ही प्लेइंग फुटबॉल नाउ, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरीके से यदि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करना पड़े तो हम हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर देंगे। यदि हम यहाँ पे ही की जगह वी सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब में आर का यूज करेंगे इन सभी सेंटेंसेस में। यदि यहाँ पे हम सब्जेक्ट में आई का यूज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इन सभी सेंटेंसेस में एम का यूज करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जबकि हमने इससे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है उसके सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। हालांकि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन सभी
सेंटेंसेस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश में दो टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिनके सिंपल सेंटेंस में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। आइए अब हम सीखते हैं कि किस तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस में हम इस टेंस की पहचान करेंगे और किस तरह से उसमें हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करेंगे। यदि हमें इंग्लिश सेंटेंस के अंदर सबसे पहले यदि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ ए डेज, इन दीज डेज, टुडे, करंटली, स्टिल, यदि ये शब्द मिलते हैं और कोई अन्य आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई वर्क एट द मोमेंट, एट द मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। आई हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एम का यूज करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट। इसके साथ यदि हमें इंग्लिश सेंटेंसेस में लुक, सी, लिसन एक एड्रेस की फॉर्म में मिलते हैं, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस लुक चिल्ड्रन इन द गार्डन, हमें वर्ब की फॉर्म भरनी है प्ले। तो यहाँ पे लुक वर्ड को हमने एड्रेस करने के लिए यूज किया था, तब भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हम इस टेंस की प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हुए इस टेंस को कंप्लीट करेंगे। लुक चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। इन आइडेंटिफिकेशन वर्ड के अलावा हम इस टेंस के एस्पेक्ट को समझते हुए सबसे पहले जो भी हमारी टेम्परेरी हैबिट्स होती हैं उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस ही ईट वर्ब है अ लॉट इन दीज डेज। इन दीज डेज ये शो करता है कि ये आपकी टेम्परेरी हैबिट्स हैं और इस तरह की टेम्परेरी एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं यदि वो प्रेजेंट टाइम की होती है। तो इसमें हम ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए ही इज ईटिंग अ लॉट इन दीज डेज। तो इस तरह की सभी टेम्परेरी, इनकम्प्लीट और कंटिन्यूअस एक्टिविटीज जो प्रेजेंट टाइम को शो करती है उसके लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द सेम टू शो इनकम्प्लीट एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज ऑफ प्रेजेंट। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन पेरिस फॉर अ फ्यू months. For a month shows temporary and continuous activity of present. तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। हमारे पास कर्ता यहाँ पे वी है तो हम वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर वर्ब का यूज करेंगे एंड लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हुए वी आर लिविंग इन पेरिस फॉर अ फ्यू मंथ्स। ये आपका परमानेंट रेजिडेंस का प्लेस नहीं है, आप परमानेंट कहीं और रहते हैं, बट इन दीज डेज यू आर लिविंग इन पेरिस। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसके अंदर हम फ्यूचर की प्लान्ड एक्टिविटीज को शो करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर की वो प्लान्ड एक्टिविटीज जिनकी अरेंजमेंट्स हमने कंप्लीट कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। यहाँ पे टुमारो वर्ड हमें फ्यूचर टाइम का इंडिकेट करता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं ये चीज़ दर्शाने के लिए कि हमने जयपुर जाने की सारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूर्ण कर ली है। वी हैव बुक्ड आवर टिकट, वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स, सो वी आर यूजिंग
वर्ब फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि इस सेंटेंस को आप सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के लिखते हैं, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, तो इट मीन ये आपका जनरल फ्यूचर प्लान है जो पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपने इसके लिए कंप्लीट अरेंजमेंट, कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं की है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको इस टेंस में ध्यान रखना है, जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कि इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम नॉन कंक्लूसिव और स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। ये वर्ब्स हमारे कुछ मेंटल परसेप्शन, हमारे इमोशंस को शो करती हैं। इन वर्ब्स के द्वारा शो होने वाली एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा से स्टार्ट या एंड नहीं हो सकती। इन क्रियाओं के साथ हम कभी भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते। ऐसी वर्ब यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होने का इंडिकेशन देती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी इससे पहले वाले टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in the sentence I know him nowadays, यहाँ पे nowadays वर्ड ये शो करता है कि ये एक्टिविटी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब है नो, ये स्टेटिव वर्ब है, नॉन कंक्लूसिव वर्ब है, जिसको हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो इस वर्ब फॉर्म को हम इससे पहले वाले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट पर्सन है आई, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली यूज करेंगे, आई नो हिम नाउअडेज। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, ही लाइक हिज ब्रदर इन दीज डेज। इन दीज डेज वर्ड ये शो करता है कि ये एक्टिविटी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, लेकिन इसकी जो वर्ब लाइक है, लाइक वर्ब नॉन कंक्लूसिव या स्टेटिव होने के कारण हम कंटिन्यूअस में इसका यूज़ नहीं करते, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन होने के कारण हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले वाले टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ही है, तो हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक और उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम इसमें एस जोड़ेंगे, ही लाइक्स हिज ब्रदर इन दीज डेज। जो महत्वपूर्ण नॉन कंक्लूसिव और स्टेटिव वर्ब्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, अग्री, बिलीव, डाउट, फाइंड, फॉरगेट, नो, रिमेंबर, फॉरगिव, हेट, लाइक, लव। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कंक्लूसिव और स्टेटिव वर्ब्स हैं जो अपने प्राइमरी मीनिंग के साथ कभी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। हालांकि यदि हम इसका मीनिंग प्राइमरी न लेके कुछ और मीनिंग लेते हैं तब हम इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द जज हियर माई केस टुडे। इस सेंटेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एस्पेक्ट शो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्ब नॉन कंक्लूसिव और स्टेटिव है, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हियर वर्ड को अपने प्राइमरी मीनिंग के लिए नहीं बल्कि सुनवाई करने के अर्थ में यूज कर रहे हैं। द जज इज हियरिंग माई केस टुडे। आज जज मेरे केस की सुनवाई कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये स्टेटिव और नॉन कंक्लूसिव वर्ब अपने प्राइमरी मीनिंग यानी हियर का जैसे प्राइमरी मीनिंग सुनना है, सुनने के लिए आएगा, तब हम इसे कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, और अन्य किसी मीनिंग के लिए आता है तब हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सभी प्रकार की इनकम्प्लीट और टेम्परेरी हैबिट्स जो कि प्रेजेंट टाइम की होती हैं उनको शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे फ्यूचर प्लान जिनकी अरेंजमेंट हमने कर ली है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हमारी टेम्परेरी हैबिट्स को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन स्टेटिव और नॉन कंक्लूसिव वर्ब कभी भी
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।